कि पाँव अभी थके नहीं हैं, हिम्मत नहीं हारी है, जिंदगी हौसलों की है, इसीलिए सफर अभी जारी है। हेलो गाइस, आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आदित्य जी सेंटर में। मैं हूं आदित्य कुमार और आज हम आपको कोशिका मतलब बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर कोशिका उसके बारे में जानेंगे। आपको अगर इस सेल चैप्टर में कुछ भी नहीं आता है तो आपको सब चीज आएगा और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए दोस्तों, सेल आपको चैप्टर बड़ा लगता है, सबके लिए बड़ा नहीं होता। कुछ लोग इसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि सेल कैसा है, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए दिक्कत पड़ता है, सबके लिए दिक्कत नहीं होता सेल चैप्टर में, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आज आपको जरूर आ जाएगा। तो देखिए, इस सेल कोशिका जब होता है, कोशिका कोशिका का बायोलॉजिकल नाम है साइटो। कोशिका का बायोलॉजिकल नाम साइटो, वो तो सेल हम लोग कहते हैं, लेकिन जब इसका अध्ययन करेंगे तो हम साइटो नाम लेके करेंगे, क्योंकि बायो पढ़ रहे हैं। तो इसका सेल का बायोलॉजिकल नाम होता है साइटो। जैसे आपका दो नाम होगा, एक लोग बोलते हैं एक घर का नाम उसका है बउआ और स्कूल का नाम है पवन सिंह। अब कुछ भी नाम हो आपका, ठीक है, बोलते हैं घर का नाम कुछ और है और स्कूल का नाम कुछ और। उसी प्रकार से इस सेल चैप्टर जो है, सेल इसका इंग्लिश में नाम है और बायो जब पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजिकल नाम इसका साइटो होता है। तो इसका अध्ययन साइटोलॉजी हो जाएगा। इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। कोशिका कोशिका का खोज किसने किया था? कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप द्वारा कोशिका को जूम करके देखा और बताया कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और जीवित कोशिका से आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, क्योंकि ये जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने मरी कोशिका का खोज कर दिया था, लेकिन खोज तो किया था, अब मरी करें चाहे जिंदा, बात एक ही है कि इन्होंने खोज किया था। इसलिए जब भी क्वेश्चन में पूछे कि सेल के जनक कौन है, कोशिका के जनक कौन है, तो रॉबर्ट हुक है। और जब ये दोनों रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इन्होंने क्या किया, कोशिका खोज के चले गए। अब जो जनता थी बोली यार, इन्होंने तो कोशिका खोज के चला गया, अब हमको करना क्या है? इस कोशिका का है ये क्या कोशिका? तो दो वैज्ञानिक आए जिनका नाम है स्लाइडेन एवंसन। उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, कोशिका थ्योरी किया और बताया दुनिया वालों को कि ये जो कोशिका है ये हमारे शरीर मतलब कि छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी बना है। हमारा जो पूरा शरीर बना है वो छोटी छोटी नन्ही नन्ही कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये स्लाइडेन एवंसन ने बताया। जैसे बुदिया से लड्डू बनाया जाता है, बुदिया से लड्डू जैसे छोटी छोटी बुदिया है, आप उसको मिलाते जाइए, हलवाई उलवाई बनाते हैं ना मिठाई, छोटी छोटी बुदिया लेकर उसको मिलाते जाएंगे, अंत में लड्डू बन जाएगा। वैसे हमारे शरीर की कोशिका हम आपस में छोटी छोटी कोशिकाओं को मिलाते जाए तो एक ह्यूमन बॉडी बन जाती है। ये स्लाइडेन एवंसन द्वारा सिद्धांत में कहा गया था। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि छोटी शरीर की मतलब इस दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? छोटी कोशिका कौन सी है? तो वो माइकोप्लाज्मा की होती है। किसकी? माइकोप्लाज्मा। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी पूछे तो शुतुरमुर्ग का अंडा। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। ये पूरा ओवरऑल में हो गया, ये पूरा ओवरऑल में है। लेकिन अब मानव शरीर की बात किया जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी और बड़ी कोशिका कौन सी है। ये तो हमने पूरे दुनिया की बात की कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ी और छोटी कोशिका कौन सी है। सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा की होती है और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है कोशिका में। और मानव शरीर का
सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है। स्पर्म मतलब शुक्राणु, स्पर्म मतलब शुक्राणु जो मेल के अंदर पाया जाता है, मतलब पुरुष के अंदर पाया जाता है। और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका ओवम होती है, मतलब अंडाणु जो जो फीमेल के अंदर पाई जाती है, मतलब स्त्री के अंदर। और मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, देखिए जो दुनिया वाले हैं ये लोग क्या सोचते हैं, ये लोग लंबा और बड़ा में अंतर नहीं समझते। देखिए ताजमहल बहुत बड़े हैं और कुतुब मीनार बहुत लंबा है। जैसे अगर आप मान लीजिए कहीं बांस वगैरह काटने गए, बांस को इंग्लिश में बम्बू बोलते हैं, काटे और वो बांस लंबा सा है, आपने उसको काट के ले आया और कोई बड़ा सा हॉल है, उसमें अगर लिटा कर ऐसे बांस को रख दिए ना तो लोग देखेंगे, बोलेंगे यार बहुत बड़ा बांस है। लेकिन जब उसी बांस को आप बाहर खड़ा करेंगे तो लोग बोलेंगे ये बहुत लंबा बांस है। दो बात आई, मतलब कोई चीज बड़ा और लंबा में फर्क होता है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म मतलब शुक्राणु, और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका ओवम मतलब अंडाणु, और मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की होती है, जो कि ब्रेन में न्यूरॉन पाया जाता है। किसमें? ब्रेन के अंदर वह पाया जाता है। इसलिए देखिए अब बात आती है विभाजन रहित। विभाजन रहित मतलब कि किन कोशिकाओं में विभाजन होता है, किन कोशिकाओं में नहीं होता है, इसको समझते हैं। देखिए विभाजन रहित का मतलब किन कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है, तो न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है जो कि ब्रेन के अंदर पाया जाता है। देखिए अगर आपका ब्रेन है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, अगर चोट वोट लग गई ना तो वो ठीक नहीं होने वाला। वो कैसा होगा? ठीक नहीं होगा, आपका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, आप डिलीट हो जाएंगे और डिलीटर से भी वापस नहीं आ पाएंगे। ठीक है, देखिए ये न्यूरॉन जोन होता है ब्रेन के अंदर पाया जाता है, इस पे अगर चोट लग गई तो ये ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर कोशिका विभाजन बिल्कुल भी नहीं होता है, और जब होता है तो बहुत तेजी से आगे हम बताएंगे। देखिए काहे खातिर होता है, काहे खातिर नहीं। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। अगर ये जो खोपड़िया है, खोपड़िया अगर कोनो चीज लेके इस पे मारिएगा तो आपका चमड़ा निकलेगा, उसके बाद ब्लड बाहर आने लगेगा, उतना आया ठीक है। और थोड़ा मारिए, अगर आपका खोपड़िया फूट गया हुआ तक ठीक है, और थोड़ा हुमच के मारिए, खोपड़ी के अंदर का जो पार्ट है वो फूट गया चलेगा। लेकिन अगर और हुमच के मार दिए ना एकदम खखोर के, अगर वो ब्रेन में लग गया तो अब वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन के अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता है, क्योंकि ब्रेन में न्यूरॉन पाया जाता है और न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। और तेज विभाजन कहाँ पर होता है? तेज विभाजन जो अपनी कोशिका की क्षतिपूर्ति एकदम आसानी से पूर्ण कर ले, वहां पर लीवर में कहां पर होता है? लीवर में सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है। अगर लीवर को आप काट भी दीजिए तो अपनी कोशिका बहुत जल्द ही पूर्ण कर लेती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा अंग है जो अपनी क्षतिपूर्ति बहुत ही स्पीड कर लेता है, तो वो है लीवर। आपको इतना समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको आगे फिर बता। अब बात आती है कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली के जो जनक है, कोशिका झिल्ली के खोजकर्ता नागेली और क्रैमर कोशिका झिल्ली कहते किसको है, पहले हम इसको जानते हैं। देखिए कोशिका झिल्ली क्या होता है? एक जो कोशिका हमारी होती है उसके चारों तरफ एक पतली और मुलायम, एकदम लचीली होती है, पतली और मुलायम झिल्ली पाई जाती है, उसी को हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और वह झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। उस झिल्ली को सबसे पहले नागेली और क्रैमर नामक वैज्ञानिक ने देखा था।
कोशिका झिल्ली का कार्य जो है, कोशिका झिल्ली का कार्य कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करना होता है। मतलब वो कोशिका को शेप देता है, एक रूप प्रदान करता है और कोशिका को आंतरिक सहारा भी देता है और कोशिका में अंदर बाहर जाने वाले अवशेषों की जांच पड़ताल भी करता है। जैसे आप स्कूल में हैं तो स्कूल के क्लास में जो टीचर है, आप उस क्लास में हैं, आप टीचर से पूछते हैं कि भैया, सर बोलते हैं कि सर हम बाहर जाएं, पानी पीना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो आपको सर ऑर्डर देंगे तभी आप जाएंगे। लेकिन वह इसी प्रकार से ये कोशिका है, ये कोशिका झिल्ली है, ये जब शरीर का कोई पार्ट को कहीं ऊर्जा सप्लाई करना होता है या अंदर ऊर्जा लाना होता है तो ये कोशिका झिल्ली उसके बारे में रिसर्च करती है, तब जाके उसको अंदर बाहर आने देती है या जाने देती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली का लेकिन मेन कार्य याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली कोशिकाओं को निश्चित रूप प्रदान करती है और यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। जैसे आप दुकान पे गए, कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं इसको समझने के लिए, जैसे मान लीजिए आप दुकान पे गए और दुकानदार से बोले, सब्जी के दुकान पर जाकर बोले कि इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती दे दीजिए, आलू, नमक, मिर्चा ले लिए। उसके बाद वो एक झिल्ली लगाया और आपको दे दिया। वो क्या है, कोशिका झिल्ली के अंदर बहुत से चीज है। वैसे ये जो कोशिका झिल्ली है जो, एक बात समझिए, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट मतलब पादप का मतलब समझिए, जो सिर्फ दर रहकर हेल डोल करे, मतलब एक ही जगह रहे, ऐसे हेल डोल करे, बस ऐसे दरहन रह के इधर उधर, वो प्लांट सेल होते हैं। और एनिमल सेल जो चल फिर सकते हैं, ऐसे एकदम वीआईपी से घूमते टहलते, जो चल फिर सकते हैं उसे हम लोग एनिमल सेल कहते हैं। और जो जगह में रह के ऐसे हिल डुल करते हैं उसको हम लोग प्लांट सेल बोलते हैं। तो यह कोशिका झिल्ली प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। एनिमल मतलब जानवर, हम लोग भी एक जानवर हैं, हम लोग भी एक जंतु है, बस थोड़ा कहने का फर्क होता है। अगर किसी को जानवर कह दीजिए तो गुस्सिया जाएगा ससुरा आपसे, लेकिन अगर उसी को शेर कह दीजिए तो एकदम खुश, हाँ भैया हम शेर हैं, ऐसा वैसा। ठीक है, बस फर्क कुछ नहीं है, बस कहने का फर्क है। वैसे जानवर तो कुत्ता भी होता है। ठीक है, वो सब बातें छोड़िए, आप इसको समझिए। जैसे हमने बताया, आप दुकान पे गए, झिल्ली में आपको दे दिया पॉलीथीन में बहुत कुछ डाल ओल के। वैसे इस कोशिका के अंदर बहुत सी चीजें पाई जाती हैं, वैक्यूज, गाल्जी का बहुत सी चीजें हम अभी आपको आगे बताते हैं। देखिए, हमने पहले ये नहीं बताया कि सेल किसको कहते हैं। आप बोलेंगे सर ये तो बताओगे नहीं कि ये सेल कोशिका, अरे कोशिका देखिए किसको कहते हैं, कोशिका द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को ही हम लोग कोशिका बोलते हैं। मतलब शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही हम लोग कोशिका बोलते हैं। और आप बोलेंगे सर कोशिका शरीर का सबसे छोटा अंग होता है, नहीं, ये एकदम गलत बात है। अगर आप सोचते हैं कि कोशिका शरीर का सबसे छोटा अंग होता है, कोशिका शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं होता, क्योंकि कोशिका के अंदर बहुत सी चीजें पाई जाती हैं, जैसे वैक्यूज, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का, बहुत से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत कुछ पाया जाता है। तो कोशिका के अंदर जब बहुत कुछ पाया जाता है, आरएनए, डीएनए, तो उससे बहुत लाख गुना छोटे होते हैं। तो कोशिका शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं है, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है जो शरीर के हर एक काम को कर सकती है। इसीलिए हमने बोला ना कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए। देखिए, कोशिका झिल्ली कंप्लीट हो गया, लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया है, जब आप दुकान पे जाते हैं, अगर आपने मान लिया झोला वोला नहीं लेके गए हैं मार्केट में, आपने दुकानदार से बोला 10 रुपये का आलू दे दीजिए, 5 का टमाटर, 10 का धनिया पत्ती, इतने का पुदीना, इतने का यूं वगैरह वगैरह ले लिए। और क्या करेगा, जब वजन हो गया पन्नी फट जाएगा तो क्या करेगा दुकानदार, डबल पॉलीथीन लगा देगा। जब डबल लगा देगा तो नहीं फटेगा, तो डबल पॉलीथीन लगा। उसी प्रकार से ये जो कोशिका भित्ति होती है यह सिर्फ प्लांट सेलों में पाई जाती है, मतलब पादप कोशिकाओं में जो सिर्फ हेल डोल करते हैं।
ये जो कोशिका झिल्ली है ये तो दोनों में पाई जाती है, इसी के ऊपर एक एक्स्ट्रा परत चढ़ी होती है जिसको हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं, इंग्लिश में सेल वॉल बोलते हैं। यह कोशिका झिल्ली के ऊपर एक मोटी और कठोर परत की बनी होती है जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। आप बोलेंगे सर मनुष्य के अंदर सिर्फ कोशिका झिल्ली है और प्लांट के अंदर कोशिका भित्ति कैसे? देखिए, प्लांट जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, उनको सुरक्षा की ज़्यादा जरूरी होता है, सुरक्षा। क्योंकि देखिए, मनुष्य हम लोग जो है अपने स्किन, अपने कोशिकाओं की रक्षा इस कपड़ा वगैरह पहन के कर लेंगे, स्किन है कर लेंगे एकदम, और जानवर वगैरह जो है वो अपने बाल से कर लेते हैं, लेकिन पौधे किससे करेंगे अपनी सुरक्षा? इसलिए उनके ऊपर भगवान ने एक्स्ट्रा परत लगा दी कि भैया तुम लोग एक्स्ट्रा परत में जियो। और मनुष्य इतना मतलबी है ना कि पौधे तो उसके दोस्त होते हैं, ये कहा गया है, लेकिन वो मानता नहीं है। अगर फोन में बतिया रहा है कि हाँ हेलो ऐसा, और पेड़ में जाके इसे लात से मारता रहेगा, ठीक है, ये अलग की बात है एक, इसको मत आप यहाँ से मिलाइए। देखिए, कोशिका भित्ति उसे एक कठोर परत होती है प्लांट कोशिका झिल्ली के ऊपर, उसी को हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं। यह सिर्फ पौधों के अंदर पाई जाती है और यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम करती है। जो कोशिका की छाल होती है उसी को कोशिका भित्ति कहते हैं, और यह पौधों को यांत्रिक सहारा मतलब मजबूती देने का काम करती है कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, एकदम मस्त से, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट एक लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। नंबर जो बात आता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम लोग हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं और इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था और इसका काम है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये हमारे बॉडी में ऊर्जा का निर्माण करता है। हमने बताया था आपको कि जो हमारे शरीर का एयर होता है, ऑक्सीजन होता है, वह हीमोग्लोबिन के द्वारा, हीमोग्लोबिन उसको ले जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और माइटोकॉन्ड्रिया उसको एटीपी के रूप में विखंडित करके तोड़ती है। उसके बाद क्या करती है, ये उसको तोड़ने के बाद हमको उसको ऊर्जा के रूप में हमको देती है, ऊर्जा मतलब पावर देती है। और 38 एटीपी में एक ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के रूप में हमको ऊर्जा मिलती है, ग्लूकोज के रूप में हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। और जो ऊर्जा बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में वो किसके द्वारा बनती है? जैसे आप अभी बोलेंगे कि साबुन बनता है, किसके द्वारा बनता है? फैक्ट्री में बनता है। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल चलती है जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स एक बहुत ही बड़ा विद्वान था, बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था, उसी के नाम पर क्रेब्स रखा गया। जैसे इंडिया के लोग को तो इन सब चीजों से उतना मतलब नहीं होता, वो क्या करते हैं जानते हैं? किस चीज का खोज करेगा? गोल भौरी, पक्की भौरी, तेल वाली भौरी, लिट्टी चोखा वगैरह वगैरह, यह सब खोज करता है, चमचम बर्फी, ये सब राजभोग। लेकिन ये जो क्रेब्स वैज्ञानिक था ये बहुत ही खतरनाक वैज्ञानिक था और इसी ने माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था कि एक साइकिल चलती है जो अपने ही नाम पे रख लिए क्रेब्स साइकिल। इस साइकिल जब चलती है तो यह जो ग्लूकोज, जो ऊर्जा हमारे शरीर में होती है उसी को तोड़कर ग्लूकोज बनाता है और हमारे शरीर को देता है, तभी जाके हम हर एक काम को कर सकते हैं। अब जब देखिए हर एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, हमने यहाँ एम से लिखा है इसको माइटोकॉन्ड्रिया को। जब पूरे बॉडी में हर बहुत सी कोशिकाएं हैं ना, तो हमारे शरीर में लगभग 13 खरब से अधिक कोशिकाएं हैं, क्योंकि हम कोशिकाओं को कभी माप नहीं सकते, क्योंकि यह मरती रहती हैं और जीवित होती रहती हैं और कुछ कोशिकाएं डैमेज भी होती रहती हैं, इसीलिए इसकी कभी गिनती नहीं की जा सकती है। ठीक है, वैज्ञानिक चाह ले तब भी नहीं कर सकते। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में हमने आपको बताया क्रेब्स साइकिल चलती है और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं, कुछ लोग क्रिस्टाई कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिस्टी या क्रिस्टाई बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब जब हमारे पूरे बॉडी में ऊर्जा बन रही है, हर एक कोशिका में ऊर्जा बन रही है, तो हमारे शरीर में जैसे पैर में जो कोशिकाएं हैं वो बड़ी बड़ी कोशिकाएं हैं, मतलब थोड़ा नीचे तरफ है, पैर बड़ा है तो कोशिकाएं ज़्यादा होंगी, ऊर्जा ज़्यादा बनाएंगे। तो अगर हमारे जो जीभ वगैरह की कोशिकाएं हैं, मुंह की कोशिकाएं हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारे जीभ में एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। कोई धावक दौड़ रहा है तो उसको पैर में ज़्यादा ज़रूरत है, और कोई बैडमिंटन खेल रहा है तो उसको हाथ में ज़्यादा ज़रूरत होगी ऊर्जा की। अगर ऊर्जा थोड़ी ही है, हाथ की जितना ऊर्जा है उतना ही रहे, हाथ के इतना ही कोशिका ऊर्जा आपको दे हाथ में, तो आप जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जितना ऊर्जा जीभ में कोशिकाएं हैं उतना ही ऊर्जा दे हमको बोलने के लिए। तो हम ऐसे कुछ देर तो ऐसे ही से बोलेंगे एकदम भनभना हुआ, लेकिन बाद में करके रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए कुछ को किसी ऐसे पार्ट को तो चाहिए जो ऊर्जा पैर से ले आकर हमारे जीभ तक दे, तभी न जाके हम एकदम बोल पाएंगे, वरना ऐसे करके एकदम रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए गाल्जी काय, आपने नाम सुना होगा गाल्जी काय, जिसको अंग्रेजी में हम लोग गाल्जी बॉडी बोलते हैं, गाल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गॉल्जी ने किया था, इसका खोज कैमिलो गॉल्जी ने किया था। इसी का काम है ऊर्जा परिवहन, हमने यहाँ जी से इसको दर्शा दिया है, ठीक है। इसका काम है ऊर्जा परिवहन। जैसे अगर पैर में जो कोशिकाएं ऊर्जा बना रही हैं और जीभ में हम आपको पढ़ा रहे हैं, जीभ को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। जब जीभ की एनर्जी खत्म नहीं हुई, हमारा पैर तो एकदम जाम है ना, वहाँ कोई ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है, तो वैक्यूज क्या करेगा, वैक्यूज ये वहाँ से ऊर्जा को ले आकर हमारे माउथ, हमारे जीभ को देगा, और हम आपको बोलेंगे, कभी जीभ रुकेगी नहीं, हम जितना बोलेंगे वो बोल सकेगा आराम से, एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी। यह गाल्जी काय के कारण होता है, क्योंकि गाल्जी काय को हम लोग ऊर्जा परिवहन, इसका कार्य यही है ऊर्जा परिवहन करना। गाल्जी बॉडी का काम है ऊर्जा परिवहन करना। आपको इतना समझ में आ गया तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। ये अब 5वें नंबर पे जो हमारा आता है वो है तारक काय। तारक काय मतलब सेंट्रोसोम, तारक काय मतलब सेंट्रोसोम अंग्रेजी में बोलते हैं, और तारक काय की खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। तारक काय की खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसी के कारण कोशिका विभाजन होता है, मतलब जहां पर सेंट्रोसोम अधिक वहां पर कोशिका विभाजन अधिक। जैसे आप कोशिका विभाजन मतलब सोचते हैं कि कोशिका का टूट जाना, ना भैया, अगर आप ये सोचते हैं तो ये बात एकदम गलत है। कैसे? कोशिका विभाजन मतलब ये नहीं कि कोशिका का टूट जाना, कोशिका विभाजन का मतलब ये होता है कि कोशिका का टूट कर कोई नई कोशिका उसके जगह पर आ जाए, उसी को कोशिका विभाजन मतलब पुनर्निर्माण होता है। जैसे ये हाथ है हमारा, यहाँ का कोशिका एगो मर गया, मतलब उमर गया, टूट गया, मर गया एकदम से, तो जो साइड की कोशिका है वो क्या करेगी, आएगी वहां पर और अपने आप को दो भाग में ऐसे करके तोड़ लेगी, और जब तोड़ लेगी एक कोशिका उसके स्थान पे एक कोशिका उसके, वो आपस में पुनर्निर्माण कर लेती हैं, उसी को हम लोग कोशिका विभाजन बोलते हैं। जहां पर तारक का है कोशिका विभाजन हो जाए। देखिए, अगर कोशिका विभाजन ज्यादा हो जाता है एकदम खतरनाक तरीके से, तो उसी को कैंसर बोलते हैं, उसी को कैंसर बोलते हैं। खैर, कैंसर कोई बीमारी नहीं है, कैंसर कोई बीमारी नहीं है, वह कोशिका के तेज विभाजन से होता है। वह अनकंट्रोल जब कोशिका विभाजन होने लगता है तभी वह हमको कैंसर होता है। अब बोलेंगे सर इसका मतलब ब्रेन में कैंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रेन में तो न्यूरॉन पाया जाता है, उसमें कोशिका विभाजन होता नहीं है, लेकिन ब्रेन में भी कैंसर काहे हो जाता है, जिसको हम लोग ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, ब्रेन का कैंसर। देखिए, ब्रेन में कैंसर इसलिए होता है क्योंकि ये जो तारक काय है, तारक काय ये ब्रेन में 10% पाया जाता है, ब्रेन में 10% पाया जाता है, बाकी 90% नहीं पाया जाता। 10% पाया गया
इसी 10% में कभी कभार कभी जब अनकंट्रोलिंग कोशिका हो गई है, कोशिका विभाजन रुक नहीं सकता, तो भकाभक कोशिका बनाई जाएगी, तो ब्रेन में कैंसर हो जाता है। और सबसे तेज विभाजन लीवर में होता है, और लीवर में एकदम खतरनाक तरीके से अगर कोशिका बढ़ रही है तो वहां भी कैंसर हो जाता है। लीवर में 90% पाया जाता है तारक का, इसलिए लीवर में बहुत तेजी के साथ होता है कोशिका विभाजन। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया तारक का मतलब सेंट्रोसोम के बारे में। इसका खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया, इसी के कारण कोशिका विभाजन होता है। इसको हम लोग पुनर्निर्माण भी कहते हैं तारक काय को। देखिए 6वें नंबर पर है राजधानी मतलब वैक्यूल्स। राजधानी मतलब जिसको हम लोग अंग्रेजी में वैक्यूल्स बोलते हैं, हमने यहाँ वी से इसको लिखा है। इसी को जल संग्रह केंद्र बोलते हैं, जैसे कोनो गांव में भी होता है जल संग्रह केंद्र, उसी प्रकार से कोशिका के अंदर राजधानी मतलब वैक्यूल्स को जल संग्रह केंद्र बोलते हैं। इसके अंदर लगभग 65% पानी होता है मानव शरीर के अंदर। अब बोलेंगे सर 65% पानी, इसका मतलब अगर कोई आदमी 1 कुंटल का है तो उसके अंदर 65 किलो पानी होगा? नहीं भाई, 65 किलो पानी उसके शरीर के अंदर नहीं, 65 किलो पानी कोशिकाओं के अंदर भरा रहता है। कोशिका के अंदर पानी भरा रहता है, ठीक है। ये जल जो होता है कोशिका के अंदर भरा रहता है, ना कि हमारे शरीर के अंदर। वो दिन पिए हैं वो है जो 1-2 लीटर पेटवा में वो है, बाकी सब जो 65% वाटर है नु ये कोशिका के अंदर भरा होता है। आपको इतना समझ में आ गया कि अब 7वें नंबर पर है ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, जिसको हम लोग हिंदी में अंतर्प्रद्रवी जालिका बोलते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, पहला SER, दूसरा RER। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम और RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। SER का मतलब चिकनी अंतर्द्रवी जालिका और RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। इसका अर्थ होता है हिंदी में खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका। आपको इतना समझ में आया? देखिए ये जो होता है ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, यह शरीर का आंतरिक कंकाल होता है, यह शरीर के आंतरिक कंकाल बनाता है और आंतरिक सहारा प्रदान करता है। शरीर को क्या करता है? आंतरिक सहारा प्रदान करता है या आंतरिक सहारा प्रदान करता है ताकि कोशिका पचके न, वैसे इससे फुचुक से पचक जाएगी। यह क्या काम करता है? कोशिका को आंतरिक मतलब आंतरिक सहारा, अंदर का सहारा प्रदान करता है कोशिकाओं को, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम चिकना काहे होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम खुरदरा काहे होता है, इसको समझिए। मैंने इसको यहाँ ER से लिख दिया है। अब आप समझ गए होंगे कि कोशिका शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं है, इसके अंदर खुद ही सब है। अभी इसके अंदर न्यूक्लियस है, RNA है, DNA है, ये तो कोशिका बहुत बड़ा हो गया इस हिसाब से। देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम इसका निर्माण करता है वसा। जब वसा मतलब चर्बी, और आप देखें चर्बी मतलब तैल पदार्थ वस्तुएं मतलब तेल वगैरह ले लें, ये चर्बी वसा आप देखते हैं एकदम चिकना रहता है कि नहीं रहता है। जब ये चिकना है तो क्या हुआ? चिकना है तो इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, इसीलिए इसको चिकनी अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम को खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्रोटीन का निर्माण करती है। लेकिन इसमें आधा बात गलत है। कैसे? इसको समझिए। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है ये प्रोटीन का निर्माण करता है, लेकिन प्रोटीन का निर्माण शरीर में राइबोसोम करता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम को काहे ना इसके गले बांध दिया गया भाई, इसको समझो। देखिए
इसलिए प्रोटीन को रफ एंडोप्लाज्मिक के गले बांधा गया, क्योंकि ये अगर हमने ऐसे बना दिया इसको, इधर साइड चिकना है एकदम, इसको हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम मान लिया, और इधर जो है इधर साइड राइबोसोम रहता है, इधर साइड राइबोसोम रहता है। निर्माण राइबोसोम ने किया, लेकिन ये रफ वाला भाग है, इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम नाम दे दिया गया है सिर्फ। लेकिन ओरिजिनलिटी तो यही है कि यह जो होता है प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है। ठीक है, आप 8वें नंबर पे आता है राइबोसोम, जिसके खोज करता है पायलट। कुछ लोग इसको पेलेट बोलते हैं। पेलेट कोई दिक्कत नहीं है, पायलट बोलिए। ये देखिए वैज्ञानिकों के नाम है, उस समय कोई इतना नहीं जानता था। जैसे अलग अलग किताबों वाले हो गए, एनसीईआरटी वगैरह या अन्य किताबों वाले, राजीव प्रकाशन, तो वो अलग अलग अपने हिसाब से छापते हैं। अब वो जैसे छापे हैं उनका मर्जी है, लेकिन इसके जो शुद्ध नाम है उस वैज्ञानिक का है पायलट, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, इसीलिए इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा। राइबोसोम में हमने एक अलग से इसका चैप्टर बनाया है, आप मेरे चैनल पेज पर जाकर पढ़ सकते हैं दोस्तों, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। शरीर में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज निर्माण करता है राइबोसोम प्रोटीन, तो वो राइबोसोम होता है। आपको ये चीज समझ में आ गया। देखिए 9वें नंबर पे आता है हमारा केंद्रक न्यूक्लियस। बहुत ही खतरनाक पार्ट है, बहुत ही वर्जिनल अंग है। सभी जरूरी होता है सभी चीज, लेकिन ये कुछ ज्यादा जरूरी है। अगर घर का मुखिया नहीं है तो घर वालों का रहने से क्या फायदा। देखिए उसी प्रकार जैसे केंद्रक है, इसको ब्रेन ऑफ द सेल मतलब सेल का दिमाग कहा जाता है। इस सेल को कंट्रोल करता है हर एक कोशिका को, जैसे आपके बॉडी को कंट्रोल करता है आपका माइंड, उसी प्रकार से कोशिका को कंट्रोल करता है ब्रेन ऑफ द सेल। केंद्रक न्यूक्लियस इसको कंट्रोल करता है। आपको इतना समझ में आया कि इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है और कंट्रोलर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। किसको? केंद्रक न्यूक्लियस को। देखिए ये न्यूक्लियस जो होता है ना, ये बजरंग बली टाइप होता है, बजरंग बली। अब हमने भगवान का नाम क्यों प्रयुक्त किया यहाँ पर, आप इसको समझिए। हमने बजरंग बली ही का नाम ही क्यों लिया यहाँ पर। देखिए जो शरीर की कोशिकाएं होती है ना, वह बजरंग बली टाइप की होती हैं, और ये केंद्रक जो है एगो चेला चपाड़ी की तरह है, लेकिन मेन काम यही करता है। ये कुछ नहीं करता, ये बैठा रहता है, लेकिन ये चेला चपाड़ी की तरह है। किसके? बजरंग बली के। जैसे समझिए एगो कोशिका है, एगो कोशिका है। मान लीजिए हमने एको कोशिका का पार्ट लिया है, कोशिका का भाग लिया है, हमने कोशिका का एगो भाग लिया है। अब मान लीजिए कोशिका का काम का है, मान लीजिए राइबोसोम ही है। राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना, लेकिन ये हमेशा प्रोटीन निर्माण नहीं करता कि भैया मर धकाधक प्रोटीन बनाया जा, नहीं बनाता। जब न्यूक्लियस बोलता है तभी बनाता है। मतलब ये कोशिका बजरंग बली टाइप की है। मतलब बजरंग बली के पास तो बहुत शक्तियां थी, लेकिन उनको याद दिलाना पड़ता था कि आपके पास तो बहुत पावर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से न्यूक्लियस संदेशवाहक का काम करता है। यह कोशिकाओं को याद दिलाता है कि आपको क्या काम करना है, तुम्हारे पास प्रोटीन बनाने की पावर है, तुम प्रोटीन बनाओ। बोलता है तभी जाके ये सब बनाते हैं, वरना ये ऐसे चुप मार के बैठे रहेंगे जैसे मर गए हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, कोई मतलब नहीं। ठीक, जब न्यूक्लियस उनको याद दिलाएगा कि तुम्हारे पास प्रोटीन बनाने की पावर है, प्रोटीन बनाओ। शरीर के हाथ को प्रोटीन की जरूरत है, पैर को प्रोटीन की जरूरत है। ठीक है, इतना समझ में आया न्यूक्लियस के बारे में। देखिए इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है और डीएनए आरएनए। ये डीएनए आरएनए चैप्टर अलग है, क्रोमोसोम भी जो है इसी का
केंद्रक का एक प्रकार से संवाहक होता है। ठीक है, आपको इतना समझ में आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर पे है लाइसोसोम, जो कि शरीर का बहुत ही खराब अंग है। देखिए 10वें नंबर पर है लाइसोसोम। 10वें नंबर पर है लाइसोसोम, जो कि जिसके अंदर से जल अपघटक एंजाइम निकलता है। देखिए 10वें नंबर पर है लाइसोसोम। 10वें नंबर पर है लाइसोसोम, जिसके अंदर से जल अपघटक एंजाइम निकलता है। जल घटक एंजाइम जो होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। ये अपने कोशिकाओं को पचा देता है। जैसे देखिए, अगर कोशिका है हमारे शरीर के अंदर, तो अगर कहीं की कोशिका मर गई तो उसको गलाने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोशिका वहां से ना हटाया जाए, ना गलाया जाए किसी के द्वारा, तो वहां पर सड़ जाएगी। वो कोशिका सड़ जाएगी तो एकदम वहां पर काला धब्बा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए शरीर के अंदर किसी ऐसे अंग की जरूरत पड़ती है हमको, जो वहां से जो कोशिका मरल है उसको उठा के ले जाकर फेंक दे। यही जल अपघटक एंजाइम निकालता है लाइसोसोम। इसको यह कोशिकीय पाचन का काम करता है, यह भोज्य पदार्थों को पचाता है हमारे बॉडी के अंदर। और यह लाइसोसोम की एक बहुत ही खराबी है कि ये लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम यह कोनो सा सूरत से नहीं डरता। ये जितने भी अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये केहू से नहीं डरता। ये क्या बोलेगा सीधा, ये बोलेगा बच्चा सब लोग अच्छे से काम करना, अगर गलत काम किए तो हम तुम लोग को एकदम से गला के पानी बना देंगे। तो ये लोग अच्छे से काम करते हैं। लेकिन अगर कभी कभी ये माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है हम नहीं करेंगे काम, क्या कर लोगे, गाल्जी का हम नहीं करेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय बोलेंगे, तो लाइसोसोम बोलेगा अच्छा बच्चा। लाइसोसोम क्या करता है, अपना सुसाइड करने के लिए तैयार, फाड़ देगा ससुरा अपने आप को एकदम। जब फाड़ देगा अपने आप को तो इसके अंदर का पूरा एंजाइम बाहर, अब पूरे कोशिका में गया फैल, और पूरा कोशिका क्या गई, एकदम से चल गई, मर गई। यहाँ का लाइसोसोम भी मर गया, साथ में खुद इन सभी को अपने को फाड़ डाला और खुद मर गया, और सभी को लेके डूब गया। मतलब सभी को लपेट लिया अपने अंदर, मार दिया सबको। ये इसको सुसाइड ऑफ द सेल भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि सुसाइड ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, तो सुसाइड ऑफ द सेल लाइसोसोम को बोला जाता है। इसको एटम बम भी बोला जाता है, इसको बॉडी का एटम बम भी बोला जाता है। जैसे आप समझिए, शरीर की कोशिकाएं हैं, अगर कोशिका यहाँ पर है और यहाँ की कोशिका अगर लाइसोसोम ने अपने आप को भी फाड़ डाला और कोशिका मर गई सब, वो अलग की बात है, फिर अपना जहां से भरपाई होगा वो अपना समझेंगे। लेकिन जैसे लॉकडाउन वगैरह लगा था आपके ब्रेन में, देखिए कोशिका विभाजन नहीं होता, वो अलग की बात है। इसीलिए पुलिस वगैरह जो होते हैं ना, आपको बोलते हैं बबुआ हेलमेट लगा के चल, हेलमेट लगा के चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता। अगर गिरेगा बाहर आएगा तो यहाँ भेजवा में चोट ना लगेगा, वो एगो अलग की बात हो जाती है। लेकिन जैसे हमने यहाँ पर बताया, कोशिका अगर मान लीजिए लॉकडाउन में पुलिस मार रही थी, अगर पुलिस हुमच के मार दी, आपके हाथ पे या पैर पर मार दी, तो वहां पर काला हो गया। काला काहे लिए हुआ, वहां का लाइसोसोम भी मर गया, और जो अन्य पार्ट थे वो भी मर गए, वो सभी मर गए। अब अगर वहां का लाइसोसोम जीवित रहता तो उन सभी को पचाकर आपका स्किन साफ रखता। लेकिन लाइसोसोम ही जब मर गया, उसका मुर्दा ले जाने वाला ही मर गया, तो अब मुर्दा कौन ले जाएगा, वो सब वहीं पर सड़े पड़े हैं। तो आप क्या करेंगे, गर्म पानी लेकर उसकी सेकैया करेंगे बढ़िया से। जब सेकैया करेंगे तो जो बगल बगल की कोशिकाएं रहेंगी ना, वैसे निकल के झांकने लगेंगी, क्या हुआ देखेंगे, अरे भैया यहाँ तो सब मरल पड़े हैं, यहाँ तो हत्याकांड हो गया।
जलिया का बाग वाला हत्याकांड हो गया, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने अंदर से जल अपघटक एंजाइम को थोड़ा थोड़ा ऐसे छिड़कने लगेंगे, दवा की तरह छिड़केंगे चारों तरफ से, कोशिकाएं जो झांक रही होंगी छिड़केंगे उसके ऊपर और अपने तरफ देख लेंगे हमारे कोशिका को तो कुछ नहीं हुआ है, नहीं। तो आप छिड़क छिड़क के वो धीरे धीरे 2-4 दिन में ठीक कर देंगे। तो आप बोलते हैं हमने गर्म पानी से सेका, हमारा काला धब्बा साफ हो गया, अब लॉकडाउन में ना निकल तो वरना गोड़ हाथ तोड़ डालेंगे पुलिस वाले। ठीक है, तो अलग की बात है। आपको समझ में आया लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम को सुसाइड ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसके अंदर कौन सा एंजाइम निकलता है? जल अपघटक एंजाइम निकलता है। इसको शरीर का एटम बम भी कहा जाता है या सुसाइड ऑफ द सेल भी कहा जाता है। कुदरत का भगवान। देखिए आता है जीव द्रव, 11 नंबर पे आता है जीव द्रव, जिसको अंग्रेजी में हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, पहला कोशिका द्रव जिसको अंग्रेजी में हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको हिंदी में हम लोग केंद्रिका द्रव्य बोलते हैं। जीव द्रव्य मतलब नाम से ही लग रहा है, जीवन देने वाला द्रव्य जो हमको जीवन देता है। जैसे आप समझिए, अगर कोई बैग है, हमने बैग ले लिया, उसी में लोटा टाठी बहुत सी चीजें भर ली और लेके ऐसे दौड़ेंगे तो वो पीछे भड़ 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 बैग बोलेगा, एकदम पुचक पचक जाएगा ससुरा। वैसे अगर इस कोशिका के अंदर ऐसे सभी अंग उपस्थित हैं, अगर इस कोशिका के अंदर कुछ नहीं रहेगा इनको रोक टोक के लिए, तो ये क्या करेंगे, आपस में जब आप ऐसे चलेंगे घूमेंगे टहलेंगे तो ये आपस में लड़ भिड़ जाएंगे ससुरा। इधर जाएंगे लड़ेगा, उधर जाएगा, न्यूक्लियस बोलेगा ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आराम से चलो, इधर काहे आ रहे हो, उधर ये जाओ। अगर लाइसोसोम सनक गया तो समझ लीजिए पूरी कोशिका तबाह कर देगा। इसीलिए भगवान ने को अच्छी सुरक्षा दी जिसका नाम है जीव द्रव्य, जो जीवन देता है। यह जीव द्रव्य, द्रव्य मतलब द्रव्य होगा कुछ, वो इसी कोशिका के अंदर भरा रहता है। कोशिका के अंदर क्या होता है, भरा रहता है, और इन सभी कोशिकाओं को हिल डुल नहीं करने देता, हिल डुल भी नहीं करने देता। ये लोग आपस में वैसे पड़ी रहती हैं अपने स्थान पर। जीव द्रव्य इसलिए बहुत जरूरी होता है। अगर जीव द्रव्य 1% की कमी आए जीव द्रव की तो आपको प्यास लगेगी, लेकिन अगर 10% की कमी आई ना तो आप मर जाएंगे, एकदम से डिलीट हो जाएंगे, डिलीटर में भी नहीं मिलेंगे। चाहे गूगल पे जाके डिलीटर में हेरेंगे तब वो नहीं मिलेंगे, एकदम से चल जाएंगे, आपकी कहानी समाप्त।
ठीक है, देखिए आपको इतना समझ में आ गया जीव द्रव किसे कहते हैं। अब जीव द्रव के दो भाग हैं, पहला साइटोप्लाज्म, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य, मतलब कोशिका द्रव्य। देखिए इसको समझिए एकदम अच्छे से। देखिए ये जो साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य, ये एक कोशिका हो गई, ये एक हमने कोशिका ले ली इसके अंदर, और ये हो गई केंद्रिका द्रव, और ये बीच में हो गया, मान लीजिए ये जो है बड़ी वाली कोशिका, और ये हो गई केंद्रिका। ये क्या हो गई? केंद्रिका हो गई। इसको हम के से लिख देते हैं केंद्रिका, और कोशिका सी से लिख देते हैं कोशिका। अब समझ में आ रहा है। देखिए अगर इसके अंदर जो द्रव्य भरा रहेगा उसको हम लोग कोशिका द्रव्य बोलेंगे, और इसके अंदर केंद्रिका के अंदर जो द्रव्य भरा रहेगा उसको हम लोग को केंद्रिका द्रव्य बोलेंगे। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों जय हिंद, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।